नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ विद्यापति के पद। विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में और उनका पहला पद हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब हम दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो विद्यापति ने गृहिणी नायिका के बारे में बात की है अपने पदों में, कि किस तरह से वियोग में जो राधा है या कोई भी गोपी है या कोई भी नायिका है वो अपना वर्णन किस प्रकार कर रही है। और आपको जैसे कि मालूम ही है, मैंने पहले पिछली कक्षा में भी बताया था कि विद्यापति जो हैं आदिकाल के चर्चित कवि रहे हैं और यह उनके पद से लिया गया है, जो उनकी पदावली है। और इसमें जो प्रियतमा है या नायिका जिसको हम मान सकते हैं, वह अपनी सखी से बात करते हुए दिखाई देती है, जिसमें वह अपने प्रियतम यानी कि प्रेमी के बारे में बताती है कि वह उनसे कितना प्रेम करती है और उन दोनों का प्रेम जो है वो हमेशा अपना नूतन रूप दिखाता रहता है, कि प्रेम जो है वो स्थिर नहीं है। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि प्रेम ऐसा होता है, क्योंकि प्रेम जो है हमेशा अपना स्वरूप या अपना नवीनतम रूप जो है हमेशा बदलता रहता है। तो चलिए व्याख्या करते हैं इसकी। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, कि हे सखी तुम मुझसे मेरे अनुभव पूछती हो। कौन से अनुभव? प्रेम के अनुभव। सेह प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए, कि जो प्रीति माने प्रेम, कि अनुराग और प्रेम का मैं बखान कैसे कर सकती हूँ। बखानिए माने बखान, वर्णन कैसे करती हूँ, कि तिल तिल मतलब लगातार, नूतन होए कि वह तो लगातार उसका रूप नया होता जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृपित भेल, कि हम एक जन्म तक, एक अवधि तक अगर हम एक दूसरे का रूप भी निहारते रहें तो तब भी जो नेत्र हैं वो तृप्त नहीं होते हैं। हम एक दूसरे को निहारते ही रहेंगे, क्योंकि मुझे उनको देखना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे सामने रहें, आँखों के सामने रहें। सेहो मधुर बोल श्रवण्य, सोनल श्रुति पथ परस न गेल, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने कानों से उनके मधुर बोल सुनती रहूं, कि हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी जो आवाज़ें हैं वो मेरे कानों में आ रही हैं। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे दूर हैं। तो इसीलिए मैं लगातार कानों से उनकी आवाज़ को सुनती रहती हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा उनको और सुनना चाहती हूँ। रूप कत मधु जामनी रबस, गमा गोयल न बूझल कैसिन केली। तो मैंने मतलब कितनी ही सुहावनी बातें या कितनी ही रात और दिन मैं उनके साथ रही हूँ। उनके साथ प्रेम का समय मैंने जो भी बिताया है, तो मैं उससे ये कहूँ कि मैं तृप्त हो गई हूँ या मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो ऐसा कहना गलत होगा। देखिए बच्चों, जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वह हमेशा हमें हमारे अपने साथ रखे या हम उसके साथ रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ ही हम अपना समय व्यतीत करें। तो यही दशा यहाँ पर नायिका की भी है। लाख लाख जुग हिये हिये राखल तैयो हिये जरनी न गेल, कि मैंने चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक मैंने उनको अपने हृदय से लगा कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय जो है वो शांत नहीं हुआ है, शीतल नहीं हुआ है।
ये जर्नी ना गिर, मतलब मैं ये नहीं कि मैं उसमें कहूँ कि अब उसमें जलन नहीं है, वो अभी भी उनको अपने साथ ही रखना चाहता है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काहू न पेख। वो कहते हैं कि मेरी तो बात ही क्या है, जितने भी प्रेम करने वाले हैं उनमें से कितने भी लाखों व्यक्ति आप ढूंढ लाओ, उनमें से जो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अपने प्रेम से तृप्त हो गए हैं। तो विद्यापति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्यापति अपने आप को इन पदों में हमेशा से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ लास्ट की लाइनों में वो यही कह रहे हैं कि विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लाखे न मिलल एक। कि विद्यापति कहते हैं कि लाखों में कोई भी एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है जो ये कह सके कि मैं अपने प्रेम से तृप्त हो गया हूँ और मैं अपने प्रेम के बारे में अब कुछ नहीं बता सकता, या मैं अपने प्रेम के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। क्योंकि प्रेम हमेशा एक नया रूप लेता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो प्रेम मतलब पूरे अगर पद का हम सार लें तो इसका मतलब ये है कि प्रेम हमेशा जिंदा रहता है और अपने नवीनतम रूप में हमारे सामने आता रहता है। तो अगर हम इसके विशेष के बारे में बात करें बेटा, तो विशेष हम पहले भी बताया कि हम इसमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दोनों दिखाते हैं। तो भाव सौंदर्य अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या है कि प्रेम को चिर नवीन बताया गया है। चिर नवीन का मतलब होता है कि लंबे समय तक हमेशा नया रहने वाला। सखी होय में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, और नयल भेल में विशेष शोक्ति, मतलब जिसको में अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसको अलंकार, वो अलंकार बताया गया है ना। भाषा मैथिली है, रस श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी वियोग रस है। ठीक है, श्रृंगार रस लेकिन उसमें वियोग रस, ठीक है, क्योंकि दूर हैं। और गुण जो है माधुर्य गुण है। वैसे तो बेटा इसमें वियोग और श्रृंगार दोनों ही आप बता सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम का रूप भी दिखा रहे हैं, वो उस समय वो उसके प्रेम में डूबी हुई भी है। तो इसमें वियोग और श्रृंगार दोनों लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो भाषा मैथिली है, ठीक है। तो ये हुआ इसका विशेष। तो चलिए अब अगला पद देखते हैं। जब हम इसके संदर्भ की बात करते हैं, है ना, या प्रसंग की बात करते हैं, तो आप उसमें वही लिखोगे कि जो प्रस्तुत पद है ये आदिकाल के चर्चित कवि विद्यापति, है ना, विद्यापति, या फिर इनको मैथिली कोकिल कवि भी कहा जाता है, उनके पद से अवतरित है। और इस पद में कवि ने विरहिणी नायिका का जो है बहुत ही दुख भरा चित्र खींचा है कि किस तरह से वो अपने दुख को प्रकट कर रही है, या दुख में उसकी क्या हालत हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। को सुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दु नयान। तो यहाँ पर जो राधा की सखियाँ हैं वो राधा की वियोग अवस्था का वर्णन श्री कृष्ण के सम्मुख कर रही हैं। मतलब दूसरे पदों में आपने देखा कि नायिका खुद पहले अपने आप बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो नायिका की सखियाँ हैं, राधा की सखियाँ हैं, वो श्री कृष्ण के सामने उसके दुख का वर्णन कर रही हैं कि पुष्पित वन को देखकर वह कमलमुखी नायिका अपने नेत्र बंद कर लेती है। कि अर्थात कि जो भी अगर कोई खिला हुआ फूल उसको दिखाई देता है तो उसको देखकर कमल मुख, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटा, कि यहाँ पर जो उसका मुख है वो कमल ही है ना, कमल समान मुख नहीं बोला गया है। तो वो जो नायिका है जिसका मुख ही कमल है, वह अपने नेत्रों को बंद कर लेती। मोदी माने बंद कर लेना, नयान माने दो नयान, दोनों नैन। कोकिल कलरव मधुकर
धुनी धुनी। लेकिन क्या होता है कि कोकिल कलरव कोयल, कोयल का शोर और भंवरे की जो गुंजने की आवाज़ होती है, गुनगुन गुनगुन की जो आवाज़ होती है, वह नायिका के दुख को और भी बढ़ा देती है। तो इसलिए कर दे झाँपई कान, तो इसलिए वह नायिका जो है अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि उनका स्वर उसे बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाला लगता है। वैसे बच्चों, जो ये दोनों ही आवाज़ें हैं वो श्रृंगार रस में मतलब प्रेम को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं, पर लेकिन अगर आपका प्रेमी या प्रियतमा आपके साथ नहीं है तो हमें अच्छी लगने वाली चीज़ें भी बुरी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसी वेदना को दिखाया है। तो माधव सुन सुन बचन हमारा, माधव यहाँ पर कृष्ण को कहा जा रहा है। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि हे माधव, आप हमारी बात जो है ध्यान से सुनो। तुअ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, कि तुम्हारे याद में मतलब तुम्हारा स्मरण कर कर के, तुम्हारे को याद कर कर के जो है वह सुंदरी जो है गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा मतलब बार बार आपके प्रेम को याद करती है, आपको याद करती है। तो वो कैसी हो गई है? बहुत ही ज़्यादा दुबली हो गई है। दुबरी माने मतलब दुर्बल, कमज़ोर हो गई है। और इस कमज़ोर के कारण उसकी हालत क्या हो गई है? धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, मतलब कि उसको खड़े होने में भी बहुत परेशानी होती है। वह ज़मीन को पकड़कर बड़ी मुश्किल से बैठ पाती है। तो यहाँ पर बेटे एक तरह से हम मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार दिखा दिया है कवि ने। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार दिखाया है कि मतलब वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि उससे ज़मीन पकड़कर उसको बैठना पड़ रहा है और ज़मीन पकड़कर ही वह मुश्किल से उठ पाती है। पुनी तही उठई न पारा, लेकिन इस दृष्टि में भी जो है वह इतने उसमें भी वह उठ नहीं पाती है ना। और फिर दोबारा जो है अपने आप को वो चेष्टा करती है अपने अंदर एनर्जी लाने की या अपने अंदर हिम्मत लाने की। कातर दीठी करी चौदसी हेरा हेरी, और इस विपदा के समय मतलब जब उस समय उसकी दयनीय हालत है तो वह चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाती है। कातर दृष्टि मतलब कातर से मतलब होता है कि लाचार, कि जब मनुष्य को ये समझ में ना आए तो वह कातर दृष्टि से इधर उधर हेल्प के लिए देखता है। तो यहाँ पर नायिका भी उसी दृष्टि से चारों दिशाओं में अपनी कातर दृष्टि घुमाती है कि वह किस तरह से कोई उसकी हेल्प कर दे या कोई उसको सहारा दे दे। नयन गरई जलधार, और उसकी नैनों से जो हैं जलधारा के रूप में आंसू बहते रहते हैं, मतलब लगातार आंसू बहते रहते हैं, आंसुओं की धारा बहती रहती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। तो और यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे विरह में, मतलब सखियाँ कह रही हैं कृष्ण को कि तुम्हारे विरह में राधा जो है दिन क्षण क्षण तनु छिन, मतलब लगातार क्षण क्षण पल पल किस तरह से दुर्बल होती जा रही है या उसका शरीर घटता जा रहा है, जैसे चौदसी चांद समान, जैसे कि चौदस का चांद धीरे धीरे छोटा होता चलता है। आपने देखा होगा कि जब अमावस्या आने को होती है तो चांद जो है धीरे 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 छोटा छोटा होता जाता है और अमावस्या वाले दिन पूरा गायब हो जाता है। तो इसी तरह से जो चंद्रमा के समान धीरे धीरे करके उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, चौदस के चांद की तरह। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमाई दई रमान। कवि विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के पति राजा शिवराज सिंह भी इस रहस्य को भली प्रकार
जानते हैं। शिव सिंह जो हैं बेटे राजा हैं जिनके अधीन वो काम किया करते थे, कविताएं लिखा करते थे। तो एक ये परंपरा रही है दरबारी संस्कृति की कि वे उस राजा का नाम भी अपनी कविताओं में लेकर के आते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो राजा शिव सिंह के यहाँ काम करते थे और लखमा देवी जो है उनकी पत्नी का नाम है। तो वो यहाँ पर उन दोनों को आपस में जोड़ते हुए कहते हैं कि इस प्रेम के रहस्य को या इस राधा के वियोग की स्थिति को लखमा देवी के पति यानी कि राजा शिव सिंह भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे लखमा देवी के साथ प्रेम करते हैं। तो वे इस अनुभव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पद बेटे हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके विशेष हम देख लेते हैं कि विरह की अतिशयोक्ति है। हम मान सकते हैं कि विरह की अतिशयोक्ति है जिसमें राधा का शरीर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया गया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे पद में ही अतिशयोक्ति है ना। पूरे पद में ही बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। धरनी धरी धरनी में अनुप्रास अलंकार है। चौदसी चांद समान में उपबंग अलंकार है। भाषा मैथिली है। रस श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में वियोग रस है। तो यहाँ पर बेटे हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। और अगर हम बात करें तो विद्यापति को बेटे अगर याद किया जाता है तो उन्होंने पहले ही बताया गया है कि प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और अच्छे वर्णन के साथ साथ उन्होंने अतिशयोक्ति भी बहुत ज़्यादा ही की है, क्योंकि उस समय के कवि जो थे वो दरबार में रहते थे और जो उनके राजा का मिजाज होता था वो उस मिजाज के अनुसार उनको खुश रखने की तरकीब सोचते थे कि क्योंकि श्रृंगार रस एक ऐसा रस है बेटे जो कि हर किसी को रास आता है। तो राजाओं को या तो वीर रस पसंद आता था या फिर श्रृंगार रस पसंद आता था। तो इसीलिए इन दोनों रसों में बहुत कविताएं लिखी गई हैं उस समय। तो ये भी एक उसी का उदाहरण है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके प्रश्नों को अब आप अपने ढंग से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। समझ गए होंगे क्योंकि आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नया लेसन लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।